हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी के ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर उसमें हिस्ट्री आ रहा है तो आपको ये सारे पॉइंट जो है आपको आने चाहिए, यानी कंपलसरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री का पेपर हो, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके ही जाना चाहिए। तो यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ आपके याद हुए होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो आप इसको देख के अपने जो याद नहीं है उसको भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने लिया है वो आधुनिक भारत से लिया है। इसमें आज हम पुर्तगाली कवर करेंगे और ये सारा का सारा जो है कोसमोस पब्लिकेशन से ही है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ कर दिया। मतलब अब हम भौगोलिक खोजें करेंगे और वहाँ से क्या है मुनाफा कमाएंगे। तो पुर्तगालियों के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के विशेष प्रयासों से भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिलता है। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में उत्तर महाद्वीप यानी कि केप ऑफ गुड्स की खोज की और इसे क्या कहते हैं, तूफानी अंतरद्वीप इसको कहा गया। मतलब नाम रख दिया भाई, ये इसका क्या है, तूफानी अंतरद्वीप नाम हो गया। आगे है 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए कहाँ पहुंच गए, ये अमेरिका पहुंच गए। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। अब यहीं पर फिर से एक व्यक्ति निकलता है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, और उसने क्या उत्तर महाद्वीप मतलब केप ऑफ गुड का रास्ता रखते हुए 20 मई 1498 में भारत पहुंचते हैं। कौन से, हेक्टर नामक जहाज से। आगे देखते हैं और भी है। अब इसको रास्ते को दिखाने वाला कौन थे, गुजराती पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मजीद। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपक डाबू पर अपना बेड़ा उतार देते। इस प्रकार यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आ जाते हैं। आगे देखते हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत है, ये वाला, ये हमारा प्यारा भारत, और ये है पुर्तगाल, और यहाँ से चलते हुए ये पूरा अफ्रीका के नीचे नीचे जाते हुए ये भारत पहुँचते हैं इस रास्ते से। आगे देखते हैं भारत में यूरोपीय वस्तुओं का विवरण। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैप के थ्रू बताया गया है इसमें कि कहाँ कहाँ पर इनकी कोठियाँ थीं और कोठियों में किन किन की कोठियाँ, यूरोप बस्तियाँ, पुर्तगाली बस्तियाँ, अंग्रेज बस्तियाँ, फ्रांसीसी बस्तियाँ, डच और ये डेनमार्क, ये सारी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अब कालीकट पहुंचे तो वहाँ तो कोई राजा होगा ना, तो वहाँ के राजा थे जमोरिन, और वास्को डी गामा का खूब ही ज़्यादा आबो भगत यानी कि स्वागत सत्कार हुआ, जिससे वास्को डी गामा बहुत ही खुश हो गए और बहुत सारे इनको यहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं, जैसे कि मसाले, जड़ी बूटियों साथ ले जाने की अनुमति जमोरिन दे देती कि जाओ तुम लेकर जाओ। अब यही जो जड़ी बूटियाँ और मसाले हैं, इन्हीं की क्या है, इनको खुशबू या फिर लत लग जाती है और फिर क्या है, भारत में आना इसलिए लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वास्को डी गामा भारत से मिर्ची लेकर कौन से जहाज से गया था, तो हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया और वहाँ पर ये सारी काली मिर्ची सबको खिलाई, सबको बहुत पसंद आई। और फिर क्या है, और सभी ने सोचा कि हम भी 60 गुना लाभ कमाने के लिए कहाँ जाएंगे, भारत जाएंगे। तो इसके बाद वास्को डी गामा ने कालीकट में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को भेंट कर दिया। आगे है, अब अगला शासक पेट्रो अल्बारेज कैप्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। और फिर से पुनः 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्या है परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, वो हम डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो 2 बार पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा आता है, एक बार 1498 में और एक बार 1502 में। आगे है 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली और दूसरी 1505 में कुन्नूर में।
अगला आता है, अब यहाँ पे वायसराय, तो पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहाँ पर आ जाते हैं 1505 से लेकर 1509 तक। वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। अल्मीडा ने शांतिपूर्वक व्यापार की नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। मतलब यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर की शांत जल की नीति किस वायसराय पुर्तगाली वायसराय ने अपनाई थी, तो अल्मीडा ने अपनाई थी। आगे है 1508 में अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा तथा मामलुक, मतलब यहाँ पर एक सीधे तौर पर युद्ध हो जाता है। अब कौन कौन से युद्ध हो जाते हैं, कैस किस कौन कौन से, तो एक मामलुक का सल्तनत, मिस्र, गुजरात सल्तनत और कालीकट के जमोरिन के संयुक्त वेड़ के मध्य जो है चौल के समीप युद्ध होते हैं, जिसमें पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगला वायसराय आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो रहता है 1509 से लेकर 1515 तक। इसको अल्बुकर्क को मानते हैं कि ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को वास्तविक रूप से बसाया था, सत्ता को बसाया था। तो आगे है 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल यूसुफ शाही से गोवा को जीत लेते हैं। आगे है अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश इनको प्राप्त हो जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे कि मलक्का हो गया, हरमुज पर क्या कर लिया, अपना केंद्र स्थापित कर लिया, मतलब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं 1515 में गोवा में एक प्रथम चर्च का भी निर्माण किया जाता है, जिसको सेंट जेवियर चर्च रखा गया। 1515 में गोवा में एक चर्च स्थापित है, जो भी गोवा गए होंगे उनको पता होगा कि सेंट जेवियर चर्च जो है 1515 में स्थापित किया गया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब यहाँ पर वो हिंदू महिलाओं से शादी करने के लिए ये उन्होंने किया था कि यहाँ पे जो भी सती प्रथा उसको बंद करा दिया जाए, और जो भी सती प्रथा की जो महिलाएं हैं वो उनको तो घर में जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या है वो उन्हीं से शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो एक किस्म से उनका जो है पुर्तगालियों का वो यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। 1515 में उनकी मृत्यु के समय पुर्तगाली भारत के सबसे प्रबल नौसैनिक शक्ति बन चुके थे। आगे देखते हैं नूनू डी कुन्हा कुन्हा आते हैं। इसने 1530 में पुर्तगाली मुख्यालय को यानी कोचीन से गोवा को स्थानांतरित कर लिया। इस प्रकार गोवा जो है भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हुआ। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडियन नाम दिया गया। पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेडा काफिला द्वारा व्यवस्था किया गया, मतलब ये एक व्यवस्था थी जैसे कि यहाँ पर समुद्र में एक जहाज चल रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए जो है और भी साथ साथ चलेंगे जहाज, ताकि उसको कोई लूट ना सके, तो यही थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, पुर्तगाली वायसराय कैस्ट्रो थे, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज के लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, तो ये अरब सागर के लिए था कार्टेज व्यवस्था। आगे है यहाँ पर काफिला व्यवस्था के लिए क्या है कि यहाँ पर स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला, मतलब यहीं भारत के ही स्थानीय जहाज हुआ करते थे, मतलब पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए थे, पुर्तगालियों के ही जहाज हुआ करते थे, वो उनसे टैक्स के रूप में कार्टेज व्यवस्था चलाते थे, मतलब उससे भी उनको क्या होगी, फ़ायदा होगी, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। आगे है 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर क्या होते हैं, भारत आते हैं 1542 ईस्वी में, और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। आगे है, अब यहाँ पर पुर्तगाली आ गए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी लाएंगे अपने साथ। तो ये पुर्तगाली मध्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ें लेकर आते, तम्बाकू, वही वाला तम्बाकू,
जिसको खाने से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये तम्बाकू लेकर आते हैं, आलू, आलू वही फलों का राजा है वही वाला, और मक्का, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खाई। तो ये मक्का भी लेकर आते हैं, आलू भी लेकर आते हैं, तंबाकू भी लेके आते हैं। कौन? पुर्तगाली। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली यानी गरीबों का काजू, शकरकंद, लीची, संतरा, सारे के सारे कौन लेकर आता है? तो पुर्तगाली ही लेकर आता है। तो क्वेश्चन यूजीसी नेट हमेशा पूछता है, हमेशा नहीं मतलब अक्सर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें आई हैं और कौन सी नहीं। जब आपको एक चीज़ याद हो जाएगी कि कौन सी लाई गई थी, कि तंबाकू था कैंसर वाला, आलू फलों का राजा था, मक्का था राजा जी के बाग वाला, और अनानास था वो बड़ा सा अनानास जिसमें बहुत सारा ऊपर का छिलका फिक जाता है और फिर बाद में हमें अंदर का चीज़ मिलता है। पपीता, पीला पीला पपीता, और बादाम, काजू, कच्चा बादाम वाला बादाम, और काजू और मूंगफली जो गरीबों का काजू बोलते हैं वो भी, शकरकंद, शकरकंद भी यही लोग लाए थे, लीची और संतरा। तो इसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है, और इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई का आरंभ किया था। अभी आज जो हम देख रहे हैं छपाई है इन्होंने इनकी ही देन है, और इन्होंने पहली पुस्तक बाइबल ही जो है प्रिंट निकाला था अपने धर्म का प्रसार करने के लिए। अब यहाँ पर भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल सारी की सारी दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्रम में बताओ कि सबसे पहले कौन आई है उसके बाद कौन सी आई है। तो ये भी हमें याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा देश आया था। तो सबको याद होगा जो भी हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे और सबसे लास्ट में स्वीडिश। तो यहाँ पर देख लेते हैं और कि कौन कौन सी कंपनी थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो उनकी कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया। स्थापना हुई थी 1498 में, और मतलब जब यहाँ पर वास्को डी गामा भारत आते हैं उसी समय ये स्थापित हो जाती है। और कालीकट में ये होती है। LDFD अल्मीड़ा इसके गवर्नर थे। आगे हैं अंग्रेजी कंपनियों के, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये ब्रिटेन की कंपनी थी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? सूरत में ये स्थल स्थापित हुई थी सर टॉमस रो के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हॉलैंड की थी। 1602 में मछलीपट्टनम में ये स्थल था, और यहाँ पर कौन गवर्नर थे? वर्निच ओ, ये हमारे लिए नया है। हॉलैंड का जो था वो मछलीपट्टनम वर्निच ओ। आगे देखते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क 1616 में सूतानाती यानी वो बंगाल वाला, और हिड इस्तेमान इसके गवर्नर थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस फ्रांस की थी 1664 में, और ये कहाँ स्थापित होती है? सूरत में कालबार्ट या मार्टिन के द्वारा। आगे है मतलब इसके गवर्नर, फ्रांसीसियों के गवर्नर जो कलबर्ट और मार्टिन ये समय थे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्वीडिश की थी 1731 में, और गोहनबर्ग जो है विलियम यूसिलिक्स जो है इसके गवर्नर थे। तो एक क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है। सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश है। कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये डेनिश स्किप कर देते हैं, स्वीडिश स्किप कर देते हैं, सिर्फ 4 ही ऑप्शन क्या है रखते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। और अगर तीनों ऑप्शन पांचों ऑप्शन रखेंगे तो डच, फ्रांसीसी, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। अब आगे देखते हैं डचों का छोटा सा ही है लेकिन उसको हम एक अलग वीडियो में देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।